नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को नए वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई थी। और दोस्तों यहाँ पर इस नए कानून के अगेंस्ट 220 के आसपास याचिकाएं दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये बोला कि हर याचिका पर सुनवाई करना पॉसिबल नहीं है, इससे अननेसेसरी सुप्रीम कोर्ट का समय जाया हो सकता है। तो उन्होंने उसमें से 5 प्रमुख याचिकाओं पर बीते कल के दिन सुनवाई करी और इस दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से थोड़ी सी फटकार लगा दी। तो बस केंद्र सरकार के इस रिकॉर्ड को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज तक कर लिया कि इन्होंने अब तक क्या बोला, क्या इन्होंने दलील दी है अपने इस कानून को लेकर के। ये वक्फ कानून वही कानून है जिसके ऊपर हमारे भारत की महामुहिम मतलब कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर हो चुके थे और ये वही कानून है जिसको लेकर के लोकसभा के अंदर जिसको 288 वोट मिले थे, उसके बाद वो राज्यसभा पहुंचा था। उसके बाद फाइनली एक तगड़ी बहस होने के बाद में पक्ष विपक्ष की एक बहुत बड़ी बहुत तगड़ी बहस होने के बाद में ये कानून में तब्दील हो गया था। और इस नए कानून को चुनौती देते हुए जो विपक्ष की पार्टी है मतलब कि कांग्रेस ने तुरंत सेम डे उसी दिन शाम को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी। सो गाइस, अब इस दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस रिकॉर्ड को दर्ज कर लिया और यहाँ पर 5 मई तक वक्फ बाय यूजर समेत वक्फ की तमाम संपत्तियों को गैर अधिसूचित नहीं किया जाएगा, ये स्टेटमेंट उन्होंने दे दी। मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि वक्फ बोर्ड जैसे काम करता था, जो उसके राइट थे, उसमें कोई भी चेंजेस केंद्र सरकार इस कानून के आड़ में नहीं कर सकती। ठीक है, एज इट इज़ उसके राइट एज इट इज़ बने रहेंगे। सोचिए, इतने बड़े कानून को लेकर के चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला सुना दिया। सो गाइस, जिनको नहीं मालूम है कि आखिरकार वक्फ है क्या, तो इन शॉर्ट में वक्फ की परिभाषा आपको ध्यान रखनी है कि वक्फ एक अरबी भाषा का नाम है। ठीक है, एक अरबी भाषा से लिया गया इस शब्द वक्फ और इसका अर्थ होता है खुदा के परोपकार के लिए दिया गया धन। ठीक है, कोई भी संपत्ति। अब ये संपत्ति आपकी चल भी हो सकती है और अचल संपत्ति भी हो सकती है। चल संपत्ति वो संपत्ति होती है जो मूव हो सकती है, जैसे कि आपके पास में कोई कार है। ठीक है, अगर आप वो कार दान देना चाहते हैं वक्फ बोर्ड को, तो आपकी कार जो कहलाएगी वो कहलाएगी चल संपत्ति। अगर आपके पास में कोई ज़मीन है, खेत है, खलियान है, ठीक है, अगर आप वो दान देना चाहते हैं तो वो संपत्ति बन जाती है अचल संपत्ति। तो आप किसी भी तरीके का कोई भी दान वक्फ बोर्ड को कर सकते हो, राइट। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना, कोई भी मुस्लिम अपनी संपत्ति वक्फ को दान कर सकता है और कोई भी संपत्ति अगर वक्फ घोषित हो जाती है, अगर आपने कोई भी संपत्ति दान कर दी तो वो आपको वापस नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो संपत्ति बन जाती है अल्लाह की, मतलब कि भगवान की। ये ऐसा कहा गया है वक्फ बोर्ड के द्वारा। और इस तरह से करते 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 वक्फ बोर्ड के पास एक बहुत बड़ी ज़मीन एकत्रित हो गई थी। सबसे ज़्यादा जो वक्फ बोर्ड के पास में संपत्ति है वो है उत्तर प्रदेश के अंदर। सेकंड नंबर पे आपका आता है पश्चिम बंगाल, थर्ड में आपका पंजाब और फोर्थ में आपका आएगा तमिलनाडु। और इन तमाम प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है, बनते हैं कब्रिस्तान, मदरसे, मस्जिद, कृषि भूमि, घर बनते हैं और कुछ दुकानें बनती हैं। और इन तमाम कार्यों के माध्यम से जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो मुस्लिम धर्म के लोगों की उन्नति के लिए वो पैसा खर्च होता है। और कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग जो वक्फ बोर्ड ने अपनी रिवेन्यू जो अर्जित आई थी, जो शेयर करी थी, उसका स्क्रीनशॉट आपके सामने ये रहा। और ध्यान रखिएगा कि कभी भी कोई भी ना व्यक्ति अपनी प्रॉपर सही सैलरी डिस्क्लोज नहीं करते, आम हो, आदमी हो या फिर दोस्तों यहाँ पर ये बोर्ड ही क्यों ना हो। क्या आप इस आंकड़ों को पूरा बिलीव करते हैं? बट केंद्र सरकार का मानना ये था कि रेवेन्यू बहुत अधिक जनरेट हो रहा है, लेकिन उस रेवेन्यू को किसी और जगह खर्च करा जा रहा है, किसी अदर एक्टिविटी के अंदर। आई थिंक सो अपनी बातों को समझ पाए होंगे। वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ, और आपको ये ध्यान भी रखना है साथ में कि आखिरकार ये जो नया कानून बनाया गया था, इस कानून में क्या बात कही गई थी और इसमें कही गई बातों को लेकर के क्या विपक्ष की पार्टियों को मिर्ची लगी थी या फिर दूसरे धर्म के लोगों को मिर्ची लगी थी। अब इस वक्फ बोर्ड में साफ साफ ये कहा गया था कि कोई भी गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड का सीईओ बन सकता है। मतलब कि वक्फ बोर्ड में अब तक जो भी कमेटी थी, जो भी नियुक्ति होती थी, वो होती थी मुस्लिम व्यक्ति की। अब इस नए कानून में, नए अधिनियम में साफ साफ ये कहा गया था कि इसमें धर्म को लेकर के पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। ये जो आपका संगठन है या आपका वक्फ बोर्ड है, इसमें हर धर्म के लोगों की एंट्री होनी चाहिए। और यहाँ पर राज्य सरकार राज्य के वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति करेगी, ये कहा गया था। लेकिन वहीं पर जो वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट खड़े थे नेताओं के द्वारा काफ़ी सारी स्टेटमेंट दी गई थी। उसमें सबसे बड़ी बात कुछ लोगों के द्वारा ये भी कह दी गई थी कि आखिरकार अगर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम लोगों की एंट्री होगी तो यहाँ पर जो मंदिर है, मंदिर में जो ट्रस्ट बने हैं, तो उसमें भी मुस्लिम व्यक्तियों की एंट्री होगी। अब वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से मंथन करना, अब कौन सा पक्ष सही है।
जो कहता है कि फाइनली गैर मुस्लिम व्यक्तियों की नियुक्ति होगी वक्फ बोर्ड के अंदर, या फिर जो मंदिरों के ट्रस्ट बनाए गए हैं उसमें मुस्लिम व्यक्ति की एंट्री भी आप कंपलसरी करो। अच्छे से मंथन करिएगा, जो भी आपके राय हो मुझे आप कमेंट पक्का कर दीजिएगा। अब यहाँ पर इसके अलावा नए कानून में ये भी कहा गया था कि कोई भी राज्य के अंदर, किसी भी जिले के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होगा, मतलब मतभेद होगा कि वो प्रॉपर्टी बोलेगा कि वक्फ तो मेरी थी, ठीक है, व्यक्ति बोलेगा कि मेरी थी, सरकार बोलेगा कि मेरी थी, इसका फैसला करेगा वहाँ का जिला कलेक्टर। ये नए बिल में कहा गया था, नए कानून के अंदर मतलब कहा गया था। अब तक क्या था, अब तक सिंपल वक्फ बोर्ड का जहाँ पर ये साइन बोर्ड लग गया कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के अंडर आती है, तो वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की बन जाती थी, चाहे किसी के पास पेपर ही क्यों ना हो। काफ़ी केस ऐसे देखे गए कि पूरे के गांव उन्होंने वक्फ बना दिए। इस तरह की भी न्यूज़ सामने आई थी, उसकी भी कटिंग आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, सामने आपके स्क्रीन पर ये रही, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। मतलब कि यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा ये कहा गया था कि वक्फ के पास में इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है कि आने वाले समय में पूरा भारत कहीं वक्फ ना बन जाए। और इस नए कानून में साफ साफ ये भी कहा गया था कि कानून बनते ही 6 महीने के अंदर अंदर हर वक्फ संपत्ति को केंद्रीय डाटाबेस पर पंजीकृत कराना होगा। मतलब कि ये प्रॉपर्टी किसने दान करी है, क्या इसका साइज है, मार्केट वैल्यू इसकी क्या है, और इसके मेंटेनेंस के लिए कितना वक्फ बोर्ड खर्च कर रहा है। तो ये ट्रांसपेरेंसी आपको हमारी वेबसाइट पर, केंद्र सरकार की वेबसाइट पर दर्ज करनी होगी। और इसी बात को खंडित करते हुए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने बीते कल के दिन वक्फ बाय यूज़र का भी जिक्र किया। मतलब कि वक्फ बाय यूज़र हम उस प्रथा को कहते हैं जिसमें कोई संपत्ति अगर लंबे समय तक लगातार धार्मिक इस्तेमाल में होने के कारण अगर वक्फ मानी जाती है, भले ही मालिक द्वारा औपचारिक रूप से वो प्रॉपर्टी दान ना की गई हो, फिर भी क्या होगी, वो फिलहाल प्रॉपर्टी वक्फ बन जाती है। ठीक है, तो वो भी अभी एज इट इज़ बना रहेगा, उस पर भी कोई भी एक्शन केंद्र सरकार इस नए कानून के तहत नहीं ले सकती है। मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने नए कानून को कुछ टाइम के लिए पॉज कर दिया है। अब ये परमानेंट पॉज होगा, ये चलेगा मतलब आने वाले समय में। और अदालत ने साफ साफ ये भी किया है कि जब तक मामला पेंडिंग है, वक्फ संपत्तियों की मौजूदा स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए। और केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने साफ साफ ये कहा है कि सरकार को जवाब देने का थोड़ा अवसर मिलना चाहिए। तो कोर्ट ने बोला कि ठीक है भैया, समय ले लो 7 दिन का, अगली हियरिंग हम आपकी करेंगे फिलहाल 7 दिन बाद। दोस्तों, ये वक्फ संशोधन अधिनियम जो आया था, जो ये कानून बना था, जिस पर हमारे भारत की महामुहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हस्ताक्षर तक हो चुके थे, ये जर्नी कोई छोटी मोटी जर्नी नहीं थी। इसको कानून बनाने को लेकर के एक लंबी बहस चल रही थी। लोकसभा के अंदर वक्फ बिल के पक्ष में 288 वोट डाले गए थे, और जो विपक्षी सरकार है, मतलब कि जो गठबंधन की सरकार है विपक्ष के अंदर, उसने अपने अपने तरीके से प्रयास किया था कि ये फिलहाल बिल पास ना हो, मतलब कि ये वक्फ संशोधन अधिनियम कानून में तब्दील ना हो। बट कानून में तब्दील हुआ, और इसमें एक लंबी चौड़ी बहस कई घंटों तक चली थी। और गाइस, यहाँ पर अखिलेश यादव का क्या बयान है, गौरव गोगोई का क्या बयान है, किरण रिजिजू ने अपना क्या पक्ष रखा इस वक्फ संशोधन बिल को लेकर के, इन तमाम बातों को आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो। लेकिन ओवैसी ने एक बहुत बड़ी हद कर दी थी, वो भी लोकसभा के अंदर। उस वक्फ बिल को साफ साफ लोगों के सामने फाड़ दिया था। वो वीडियो आपने देखा होगा। सो गाइस, सांसद है ये आपके AIMM के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिल का विरोध करते हुए ये कहा कि देश में मुस्लिमों के साथ अन्याय हो रहा है, और ये अनुच्छेद 25 और 26 का साफ साफ उल्लंघन है। और उन्होंने ये भी कहा कि मस्जिदों और मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है हमारे देश के अंदर इस केंद्र सरकार के द्वारा। और ओवैसी ने यह भी कहा कि गांधी जी के सामने जब एक ऐसा कानून लाया गया था जो उनको कबूल नहीं था, तो उन्होंने कहा था कि मैं उस कानून को मानता नहीं हूँ, उसको फाड़ता हूँ, और मैं भी गांधी जी की तरह इस कानून को फाड़ता हूँ। ये एग्जाम्पल दे करके इन्होंने तुरंत संसद के अंदर इस कानून को फाड़ दिया गया था। और इसके बाद ओवैसी ने 2 पन्नों के बीच जिसमें स्टेपल लगा हुआ था, अलग थलग कर दिया था। वो वीडियो आपने देखा होगा। वहीं दोस्तों, बीते कल के दिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भी तमाम नेताओं ने अपने अपने अकॉर्डिंग टीका टिप्पणी करी, मतलब कि अपना मत प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि आखिरकार इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या बोला। उनके इस वीडियो का ध्यान से कानूनों में जो संविधान विरोधी संशोधन किए गए थे, फेमस प्रवक्ता, ठीक है, इन्होंने आखिरकार क्या बोला, इसको आप ध्यान से समझिएगा। रोक लगाई फिर मैं आता हूं वापस टॉपिक की तरफ। तो जेपीसी में जो सुझाव विपक्ष के तमाम सांसदों ने दिए थे, जिसे नकार दिया गया था, संसद में बहस के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में जो सुझाव विपक्ष के सांसदों ने अपने डिबेट के दौरान रखे थे, जिनको नकार दिया गया था, सरकार ने बिल्कुल नहीं सुना था, उन तमाम पहलुओं को लेकर के
कई सारे याचिकाकर्ता जो माननीय उच्चतम न्यायालय की चौखट तक गए, तो आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया है, हम उस अंतरिम राहत के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाली अगली सुनवाई में हमें और राहत मिलेगी, क्योंकि यह संविधान के मूल पर हमला था, किसी धर्म विशेष, किसी वर्ग विशेष का मामला नहीं था। यह संविधान की जीत है और हम बतौर कांग्रेस पार्टी, मैं बतौर अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष के और एक सांसद के बतौर मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान बनाने, बचाने और संवारने की पूरी जिम्मेदारी हमेशा उठाई है और उसे हमेशा उठाएगी। तो आज के इस फैसले पर मैं बहुत आभारी हूं माननीय उच्चतम न्यायालय का और इस फैसले का स्वागत करता हूं खुले मन से। और अभिषेक मनु सिंघवी जी का धन्यवाद कि बहुत जोरदार तरीके से आपने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दलीलें रखी, जिसको बहुत सारे बिंदुओं पर माननीय उच्चतम न्यायालय सहमत रहे। तो आप सारे मीडिया के साथियों का आभार भी प्रकट करते हैं। ये मसला किसी एक वर्ग विशेष का नहीं है। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो एक एक करके संविधान और इन सभी के रिप्लाई को काउंटर करते हुए भारत की जो केंद्र सरकार है, जो भाजपा पार्टी है, उनके नेताओं ने भी अपनी अपनी स्टेटमेंट जारी करी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। यहाँ पे दोस्तों किरण रिजिजू का ये स्क्रीनशॉट है, जो भारत के वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं। इन्होंने साफ साफ ये बोला है कि मुझे भरोसा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट विधायी मामले में दखल नहीं देगा और हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, न्यायपालिका को भी और विधायकों को भी एक दूसरे के प्रति। अगर कल सरकार न्यायपालिका में इंटरफेयर करती है तो यह अच्छा नहीं होगा, ये कहा है इस समय केंद्रीय मंत्री ने। और दूसरी स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़िएगा, ये है योगी आदित्यनाथ। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बस कल इतना ही। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन वीडियो को पॉज करके प्लीज़ आप मुझे अपनी राय, अपना ओपिनियन कमेंट करना मत भूलिएगा। क्या सच में आपको लगता है कि ये कानून सच में भारत के अंदर लागू होना चाहिए? क्या सच में आने वाले समय में अगर ये कानून लागू ना हुआ तो क्या आने वाले समय में पूरा भारत वक्फ बन जाएगा, वक्फ की प्रॉपर्टी बन जाएगा? थिंक अबाउट इट। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।